नमस्कार साथियों, पुनः स्वागत है आपका हमारे मध्य प्रदेश की जो सीरीज चल रही है उसमें। और जो हमारा आज का एमपी का लेक्चर होने वाला है वो लेक्चर किन किन टॉपिक्स को कवर करेगा वो हम देखते हैं। मध्य प्रदेश के पर्यटन स्थल काफी ज्यादा आपके लगभग हो चुके हैं। उसमें अब जो बचे हुए हैं उसमें जो महत्वपूर्ण अति महत्वपूर्ण जो और टॉपिक्स बचे हुए हैं वो मैं और कवर करा दे रहा हूँ। बाकी उसके अलावा फिर जो कुछ है उनको हमें थोड़ा शॉर्ट में कवर करना है। बाकी जिनको डिटेल कवर करना है कि जो सारे एग्जामिनेशन के हिसाब से काफी डेप्थ एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, हम उनको थोड़ा सा यहाँ पर और अच्छे से कवर कर लेंगे। चलिए तो देखिए आज का टॉपिक है उसमें हम एमपी टूरिज्म में किस चीज को कवर करने वाले हैं। ठीक है, टूरिस्ट प्लेस ऑफ या प्लेसेस ऑफ एमपी। अब इसमें हम आज किस किस को कवर करेंगे, तो आज हम कवर करेंगे एक तो पंचमढ़ी को, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसको हम पढ़ेंगे और इसके जस्ट बाद जिन जिन चीजों को हम पढ़ने वाले हैं वो है हमारा चित्रकूट, इसको हम कवर करेंगे। 52 गजा, ठीक है, इसको हम आज पढ़ेंगे। इज दैट क्लियर? इसके बाद अमरकंटक, इसको आज हम देखेंगे, इसके बारे में आज हम स्टडी करेंगे। उसके बाद भोजपुर, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक, और इसी के साथ एक और है भेड़ाघाट। इन सब टॉपिक्स को मैं आज आपको कवर कराने वाला हूं। देखिए अब बेसिकली तो इनके बारे में इंफॉर्मेशन आपको होगी ही होगी, है ना, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि जैसे ये टॉपिक है इसके बारे में इंफॉर्मेशन तो काफी ज्यादा आपको होगी, लेकिन इसका हमें डेप्थ अप्रोच कवर करना है। क्योंकि एमपी के जितने भी एग्जामिनेशंस होते हैं वहां पर आजकल जो है एमपी से क्वेश्चन काफी डेप्थ पूछे जाते हैं, बहुत ज्यादा डेप्थ क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो जरूरी है कि हर टॉपिक की डेप्थ अप्रोच एटलीस्ट हमें कवर है ना। इसके बारे में काफी थोड़ा डेप्थ हम पढ़ेंगे, इसके बारे में थोड़ा डेप्थ हम पढ़ेंगे और इसके बारे में भी थोड़ा सा डेप्थ हम पढ़ने का प्रयास करेंगे। और हाँ, एक और टॉपिक जो मैं आज रखने वाला हूं बता देता हूं, इस टॉपिक को भी कवर कर लेंगे। कौन सा? हमारा उज्जैन। इस टॉपिक को भी हम कवर कर जाएंगे। ध्यान रहे ये मेंस के एग्जामिनेशन के हिसाब से और ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशंस के हिसाब से, दोनों के एग्जामिनेशन के हिसाब से मैं एक इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर चल रहा हूं, तो दोनों जगह आपको जो है काम आने वाला है। ठीक, तो हम स्टार्ट करते हैं किससे? पंचमढ़ी से। ठीक, पहले हमारा ये टॉपिक हम देखते हैं। चलिए इस टॉपिक पर हम आते हैं। इस टॉपिक पर आने से पहले कुछ जनरल इंफॉर्मेशन इसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। खैर जनरली जनरल इंफॉर्मेशन ही डिस्कस करनी है, बहुत ज्यादा इसकी ज्योग्राफी से रिलेटेड चीजें जो है मैं थोड़ी बहुत आपको जरूर बताऊंगा, लेकिन कंप्लीट ज्योग्राफी जो है अलग से जो लेक्चर्स लगेंगे उसमें मैं आपको बताऊंगा। हाँ, और एक और बात है, पचमढ़ी के साथ मैं आपको पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व भी पढ़ाने वाला हूं। ठीक है, उसके बारे में भी थोड़ी डिटेल में पढ़ा दूंगा। और एक और टॉपिक है जो आपका अमरकंटक, अमरकंटक के साथ भी मैं आपको जो अमरकंटक अचानकमार बायोस्फीयर रिजर्व है, ठीक है, उसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा पढ़ाने वाला हूं। ठीक है, उन चीजों के बारे में हम यहां पर देखेंगे। चलिए आते हैं, तो पहला टॉपिक हमारा कौन सा है? पंचमढ़ी। इस पर हम आते हैं। ठीक, टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात, एमपी का कौन सा स्टेशन है? एमपी का हिल स्टेशन है। हिल स्टेशन का मतलब आप समझते ही, हिल मतलब पहाड़ी क्षेत्र। ठीक है, तो एमपी का पहाड़ी क्षेत्र है जो अत्यंत रमणीय और बहुत ही मनोरंजक क्षेत्र है। मतलब यहां पर जो है हिल स्टेशन रिक्रिएशन के लिए, मतलब मनोरंजन के लिए बहुत ही अच्छा प्लेस ये मध्य प्रदेश में माना गया है। इसके साथ साथ ये स्वास्थ्यवर्धक स्थान भी है, स्वास्थ्यवर्धक, ठीक है, स्थान भी इसको माना गया है। मतलब जो हमारी हेल्थ है, हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट स्थान है। यहां पर आप रहकर आपकी हेल्थ को जो है इंप्रूव कर सकते हैं। कई सारे लोग यहां पर जाते हैं अपनी हेल्थ को इंप्रूव करने के लिए, यहां रहकर योगा करते हैं, ठीक है, रनिंग वगैरह करते हैं, और जो जितने भी बहुत सारे जो स्पोर्ट्स वगैरह, पहाड़ी स्पोर्ट्स वगैरह जो होते हैं उनको करने की कोशिश करते हैं ताकि उनकी हेल्थ मेंटेन हो सके, वो काम भी यहां पर करते हैं। अब सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात इसमें क्या है कि पंचमढ़ी जो है कौन से डिस्ट्रिक्ट में आता है। तो अगर हम डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो कौन सा डिस्ट्रिक्ट है इसका? होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट, है ना। कौन सा डिस्ट्रिक्ट में आता है? होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में आता है। और अगर तहसील की बात करोगे तो कौन सी तहसील है? पिपरिया, या नियरेस्ट सिटी भी कौन सी है? पिपरिया है। इज दैट क्लियर? अगली इंपॉर्टेंट बात, ये जो है प्लेस, ये प्लेस किस पर्वत श्रेणी पर है? ध्यान सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं। कौन सी पर्वत श्रेणी पर स्थित है ना? तो ये जो है सतपुड़ा पर्वत श्रेणी पर स्थित है। कौन सी पर्वत श्रेणी पर है? सतपुड़ा पर्वत श्रेणी, मतलब सतपुड़ा रेंज पर है। ठीक, सतपुड़ा रेंज, इस पर ये स्थित है। इज दैट क्लियर? सतपुड़ा रेंज में, सतपुड़ा रेंज की एक उप शाखा हम कह सकते हैं महादेव जो श्रेणी है, महादेव श्रेणी भी यहां पर पाई जाती है। ठीक है, जिस पर सबसे ऊंचा स्थान मध्य प्रदेश का वो कौन सा? धूपगढ़, वो यहां पर स्थित है। कौन सा स्थान है? धूपगढ़।
ठीक है, 1352 मीटर इसकी ऊंचाई है। यह स्थान सतपुड़ा पर्वत की महादेव श्रेणी जो पर्वतमाला है, ये जो महादेव पर्वत है, इस महादेव पर्वत पर ये धूपगढ़ जो है स्थित है और 1352 मीटर की जो है ऊंचाई यहां पर है। और एमपी का सबसे ऊंचा प्लेस है ना, हाईएस्ट पीक ऑफ मध्य प्रदेश, हाईएस्ट पीक ऑफ एमपी, इसी स्थान को माना जाता है, माना क्या जाता है हे। ठीक, अब एक इंपॉर्टेंट बात इसमें बढ़ते हैं आगे। अब नेक्स्ट बात यह आती है कि हाँ, एक और चीज, इसको मैं और डिटेल में पढ़ाने से पहले आपको थोड़ा सा बता दूं कि पचमढ़ी की खोज किसने की है और कब हुई है ना। 1862 में पचमढ़ी की खोज कब हुई है? 1862 में, 1862 में की है। किसने की है? कैप्टन जेम्स फॉर्सेल। ध्यान रखें, कैप्टन जेम्स जो फॉर्सेल है, उन्होंने इसकी जो है खोज की है। इज दैट क्लियर? नाम आप ध्यान रखिएगा। अब हम देखें, बढ़े इसमें आगे, तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात, आपको इसके बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन आपको होनी चाहिए, मतलब इसकी ज्योग्राफी के बारे में आपको थोड़ी सी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। किसके बारे में? सतपुड़ा पर्वत रेंज, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के बारे में आपको इंफॉर्मेशन यहां पर होनी चाहिए। अब ठीक, तो देखिए कुछ चीजें क्लियर है। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी पर है, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी में जो धूपगढ़ है वो महादेव पर्वत श्रेणी पर इसकी है। ठीक, सतपुड़ा को हम आगे थोड़ा सा डिटेल में अगर कवर करने की कोशिश करें तो हम देखते हैं कि डिटेल में इसमें क्या आ सकता है। तो सतपुड़ा को थोड़ा सा हम इन डिटेल लेकर चलते हैं। पचमढ़ी के बारे में आप ध्यान रखिएगा, जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे देख रहे हैं वो भी अगर चाहे तो कुछ चीजें यहां पर नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको और बता दूं, जो पंचमढ़ी है इज ऑल्सो नोन एज सतपुड़ा रानी। इसको सतपुड़ा की रानी भी कहा जाता है। किसको? पंचमढ़ी को सतपुड़ा की रानी। ध्यान रखिए, क्योंकि सतपुड़ा पर्वतमाला के ये बीचों बीच में स्थित एक जगह है, इसलिए इसे सतपुड़ा की रानी भी कहा गया है। Is that clear? It is very famous hill station in मध्य प्रदेश। ठीक है, सेंट्रल इंडियन स्टेट ऑफ इंडिया, दैट इज मध्य प्रदेश। हाईएस्ट पीक में बता चुका हूं। देखिए अब आगे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात इसमें क्या है, हम वो देखते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे, सतपुड़ा रेंज के बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं कि सतपुड़ा रेंज कहां कहां पर कैसे कैसे है। तो थोड़ा सा सतपुड़ा रेंज को मैं कवर करा देता हूं। सतपुड़ा रेंज में कौन कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट है। देखिए बहुत ज्यादा चीजें नहीं समझनी, कहां से स्टार्टिंग है, कहां से चीजें हैं वो आप देखिए, है ना। तो मैं बोलूं रेंज ऑफ, ठीक है, हिल्स इन सेंट्रल इंडिया। ठीक है, सेंट्रल इंडिया नोट कर लीजिएगा आप। द रेंज, इंग्लिश मीडियम वाले नोट कर लें, हिंदी में बता दूंगा। द रेंज राइजेस इन सॉरी इन ईस्टर्न गुजरात। ठीक, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। द रेंज राइजेस इन ईस्टर्न गुजरात। इसका उदय कहां से होता है? गुजरात से, ईस्टर्न गुजरात से। इज दैट क्लियर? जो ये प्रारंभ होती है, इसका प्रारंभ कहां से होता है? गुजरात से इसका प्रारंभ होता है। ठीक, ध्यान रहे, थोड़ा सा लेक्चर लंबा इसलिए खींचता है क्योंकि मैं इंग्लिश में भी चीजों को बताता हूं, है ना। तो हिंदी मीडियम वालों को तो दिक्कत जनरली आती नहीं होगी। कुछ लोगों ने, एक दो लोगों ने बोला भी है कि सर थोड़ा सा कई बार इंग्लिश ज्यादा हो जाती है, हिंदी थोड़ी कम रह जाती है। तो मैं कोशिश करूंगा कि दोनों का ही बराबर लगभग बैलेंस बनता हुआ चले, है ना। तो द रेंज राइजेस इन ईस्टर्न गुजरात। ठीक, स्टेट रनिंग वहां से कहां तक आती है? देखिए, स्टेट रनिंग कास्ट थ्रू द बॉर्डर ऑफ महाराष्ट्र, है ना। वहां से कहां आती है? महाराष्ट्र की तरफ, एंड एमपी और मध्य प्रदेश। ठीक है, टू द ईस्ट टिल सीजी, गुजरात तक। तो आपको मेन चीज क्या ध्यान रखनी है? गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। इन चारों जगहों से रिलेटेड है कहीं ना कहीं कौन सी रेंज, कौन सी पर्वतमाला? सतपुड़ा पर्वतमाला। ठीक है, सतपुड़ा पर्वतमाला, मतलब सतपुड़ा पर्वतमाला मेनली जो है हमारा जो सेंट्रल इंडिया है उसमें विशेष तौर पर आपको देखने के लिए मिलेगी। लेकिन स्टार्टिंग कहां से हो रही है? गुजरात से, जो महाराष्ट्र की बॉर्डर और एमपी की बॉर्डर होते हुए कहां? छत्तीसगढ़ तक जो है पहुंचती है। तो इतनी चीज आपको ध्यान रहे। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात सतपुड़ा के बारे में, ये पैरेलल है। क्या है ये? पैरेलल मतलब समांतर है। किसके समांतर है? ये है विंध्याचल पर्वतमालाओं के समांतर। मतलब जो विंध्या रेंज है या विंध्याचल जो रेंज है, उस विंध्याचल रेंज के समानांतर है। समांतर से मतलब समझते हैं आप, जैसे ये, तो ये रेखाएं समांतर रेखाएं होंगी।
इज दैट क्लियर? ये पैरेलल होंगी। तो इस तरीके से जो विंध्याचल रेंज है, उस विंध्याचल रेंज के पैरेलल कौन सी रेंज है? सतपुड़ा रेंज है, मतलब सतपुड़ा पर्वतमाला उसके समानांतर है। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात एक और है सतपुड़ा पर्वतमाला में, कि सतपुड़ा पर्वतमाला विशेष तौर पर बनी किससे है, मतलब इसके जो पठार वगैरह, मतलब जो उसमें जो पर्वत वगैरह है वो किससे, बेसिकली इसकी जो चट्टाने वगैरह है वो किससे बनी हुई है? तो इसकी जो चट्टाने हैं वो बनी हुई है ग्रेनाइट और बेसाल्ट। वेरी इंपॉर्टेंट, इसकी चट्टाने जो बनी हुई है वो किससे बनी हुई है? ग्रेनाइट और बेसाल्ट से बनी हुई है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात आपको ध्यान रखनी है, सतपुड़ा के 3 भाग बहुत इंपॉर्टेंट है। राजपीपला की पहाड़ियां, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। राजपीपला की पहाड़ियां, दूसरी मैकाल पहाड़ियां, है ना, दूसरी कौन सी है? मैकाल पहाड़ियां, ठीक। और थर्ड आपको मिलेगा, मतलब पहाड़ियों की जगह श्रेणी भी आप कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो मैकाल श्रेणी कर ले, कोई दिक्कत नहीं। और एक और कौन सा? महादेव पहाड़ी, महादेव पहाड़ी। इज दैट क्लियर? तो महादेव पहाड़ी में कौन सा गढ़ बताया था मैंने? धूपगढ़। अगर आपने भी देखा हो तो महादेव श्रेणी में मैंने कौन सा बताया? महादेव पहाड़ी पर धूपगढ़ बताया। मैकाल पहाड़ियों में आप देखेंगे, जब मैं आगे पढ़ाऊंगा तो इसी में आपको मिलेगा आगे अमरकंटक, है ना। आगे क्या पढ़ने वाले हैं हम? अमरकंटक पढ़ने वाले हैं, जहां पर कहने के मैकाल पहाड़ियों का जो है जिक्र होने वाला है। इज दैट क्लियर? तो इंग्लिश में ये इतना आप नोट कर लें, इसको मैंने हिंदी बता दिया है, ठीक है। यहां पर आप देख लें, इसका इंग्लिश आप कर सकते हैं, है ना। राजपीपला की पहाड़ियां, हिल्स ऑफ राजपीपला, मैकाल पहाड़ी, मैकाल हिल्स एंड महादेव पहाड़ी, मतलब महादेव हिल्स, इन तीनों को आप देख सकते हैं। तो इसमें जो महादेव पहाड़ी ये हमारे लिए अभी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि धूपगढ़ जो है वो इसी के अंतर्गत पाया जाता है। चलिए बढ़ते हैं इतना आगे, इतना मेरे ख्याल से आपको समझ में जरूर आया होगा, ठीक। अब आगे देखिए, अभी तो मैंने बताया नहीं कि यहाँ पर विजिटिंग प्लेस कौन कौन से हैं, मतलब कौन कौन सी जगह है जो यहाँ पर घूमने लायक जगह है, जिनको जो, क्योंकि हमारा पार्ट कौन सा है? टूरिस्ट प्लेसेस है। लेकिन टूरिस्ट प्लेसेस के साथ ही कुछ और चीजें जो हैं जो कवर हो सकती हैं, वो मैं आपको कवर कराने की कोशिश कर रहा हूं। अब आप देखिए यहां पर टूरिज्म में क्या क्या है? टूरिज्म, ठीक, मतलब पर्यटन स्थल यहां पर कौन कौन से हैं, कौन कौन से पर्यटन स्थल यहां पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए पहला पर्यटन स्थल तो मैं वही बोलूंगा, धूपगढ़, ठीक है। पहला कौन सा है आपका? धूपगढ़ है। ये यहां पर देखा जा सकता है, 1352 मीटर इसकी हाइट है, ठीक, ये बता चुका हूं मैं। इसके अलावा अगर बात करते हैं सेकंड, तो सेकंड इसमें क्या है? पांडव केव्स, पांडव केव्स, मतलब यहां पर पांडव गुफाएं हैं। कहां पर? पचमढ़ी में, बहुत फेमस है पांडव गुफाएं। मतलब इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं पचमढ़ी का इतिहास काफी ज्यादा पुराना इतिहास रहा है, ठीक। नेक्स्ट हम देखें तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, सनसेट पॉइंट यहां पर है, खैर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मैं चर्च यहां पर है उसके बारे में बताना जरूरी समझता हूं। तो एंग्लिकन चर्च, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एंग्लिकन चर्च, एंग्लिकन चर्च, ठीक, ये आपको ध्यान रहे, एंग्लिकन चर्च यहां पर है। आप इसी तरीके से जो है नोट्स बनाते हुए चलिएगा, ठीक है। एंग्लिकन चर्च यहां पर है, बी फॉल यहां पर है, बी फॉल मतलब बी फॉल यहां पर है। बी फॉल के अलावा यहां पर एक और इंपॉर्टेंट बात है जो है बहुत फेमस, चौरागढ़। जब आप कभी देखेंगे पढ़ेंगे तो चौरागढ़ बहुत फेमस है। यहां पर जो है बहुत ज्यादा आपको त्रिशूल देखने के लिए मिलेंगे, काफी ज्यादा। और यहां पर जो है महादेव के लिए बहुत ज्यादा फेमस है, क्योंकि यहां पर बड़ा महादेव जो है पचमढ़ी में यहीं पर पाए जाते हैं, ठीक है। चौरागढ़ काफी ऊंचा है, काफी ज्यादा समय लगता है यहां तक पहुंचने में, लेकिन जो इसका रास्ता है वो काफी रमणीय रास्ता और काफी अच्छा मनोरंजक रास्ता माना जाता है। ये माना जाता है कि अगर आप पचमढ़ी गए, चौरागढ़ नहीं गए तो समझ लो आपने कुछ भी नहीं देखा है। क्लियर बात? मतलब ये सब चीजें देख लेंगे आप, लेकिन अगर ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि ये इसके रास्ते में करीबन आपको 5 से 7 किलोमीटर का जो है हिली एरिया जो है, ठीक है, वो हिली एरिया आपको कवर करना रहेगा। और हिली एरिया को कवर करते समय उस पर पैदल रास्ता जो है, उस पैदल रास्ते में अपना ही एक आनंद की आपको प्राप्ति होगी। कहां जाते समय? चौरागढ़ जाते समय। उसके बाद हांडी खो, बहुत फेमस हांडी खो, डीप वैली है, डीप वैली, ये भी कहां पर है? पचमढ़ी में ही है, मतलब गहरी खाई, ठीक है। हांडी खो जो है वो कैसी खाई है? यहाँ पर गहरी खाई है, ये भी यहाँ पर है। अप्सरा प्रपात यहाँ पर आप देखेंगे, अप्सरा प्रपात मतलब अप्सरा जलप्रपात यहाँ पर है। ध्यान रखिए ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है सारी की सारी चीजें। इज दैट क्लियर? बाकी जब बड़ा क्वेश्चन कोई आता है तो सबको मिलाकर आप लिख तो देंगे ही, लेकिन ऑब्जेक्टिव के लिए अपने आप में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट बातें हैं, है ना। जो अपकमिंग जो एग्जामिनेशन आपके होने वाले हैं उसमें आपको बहुत ज्यादा काम कहीं ना कहीं आने वाला है, ठीक। आगे देखिए अब आप, इसके अलावा यहां पर एक और बहुत फेमस प्लेस है राजेंद्र गिरी, राजेंद्र गिरी, जहां पर जो है हमारे राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद महोदय ने अपने स्वास्थ्य को अच्छा करने के लिए, हेल्थ को अच्छा करने के लिए कुछ समय बिताया था,
ठीक है। और वहां पर उस समय को जब उन्होंने बताया था तो वहां पर उनके लिए थोड़ा सा गार्डन वगैरह बना दिया गया था और एक घर का निर्माण वहां पर किया गया था। उस जगह को बोला गया राजेंद्र गिरी, उनके नाम पर वहां पर राजेंद्र गिरी नाम पड़ गया। इसके अलावा एक और बात, यहाँ पर जटाशंकर महादेव है, जटाशंकर महादेव, जटाशंकर टेम्पल या जटाशंकर जिनको हम सीधे बोलते हैं वो है, ठीक। और इसी के साथ यहाँ पर महादेव केव्स भी है, महादेव केव्स मतलब महादेव गुफाएं, ये भी यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगी। इज दैट क्लियर? तो मेन जो चीजें हैं पंचमढ़ी में वो मैंने आपको यहाँ पर बताई हैं कि कौन कौन सी चीजें आप यहाँ पर घूम सकते हैं। इज दैट क्लियर? ये सारी चीजें आई होप आपको क्लियर हुई होंगी। टूरिज्म कौन कौन से, राजेंद्र गिरी है, धूपगढ़ है, पांडव केव्स है, एंग्लिकन चर्च है, ठीक है, मतलब पांडव गुफाएं, एंग्लिकन चर्च, यहाँ पर चोरागढ़ है, बड़ा महादेव यहाँ पर है, उसके अलावा जटाशंकर यहाँ पर है, महादेव गुफाएं यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेंगी, हांडी को बहुत गहरी खाई है, डीप वैली यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेंगी, अप्सरा प्रपात यहाँ पर आपको मिलेगा। ये सारी चीजें जो है कहीं ना कहीं आप वहां पर देख सकते हैं, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी में आप देखिए पचमढ़ी को एक और चीज के लिए बहुत ज्यादा जाना जाता है, वो है आर्मी की कुछ ट्रेनिंग्स वगैरह, जो पूरी पहाड़ी ट्रेनिंग्स वगैरह कुछ होती है वो भी यहाँ पर दी जाती है, ठीक है। और आर्मी ट्रेनिंग सेंटर भी कुछ एक दो यहाँ पर बनाए जाते हैं, तो यहाँ पर है भी। तो खैर वो एक इतना इंपॉर्टेंट इशू हमारे लिए नहीं है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से, ऐसे तो इंपॉर्टेंट है बट एग्जामिनेशन में वहां से बहुत कम ही क्वेश्चन जनरली पूछे गए हैं और पूछे जाते हैं। अब देखिए अगली इंपॉर्टेंट बात, इसके यहां पर जो एक इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है। जब देखिए आप इस टॉपिक को जो मैं समझाने वाला हूं ये टॉपिक बेहद ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक। देखिए इसी में हम अब आगे देखते हैं पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व, है ना, किसकी हम बात करेंगे, पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व की। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। 2-3 स्टार यहां पर लगा रहा हूं, क्यों, क्योंकि यहां से ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस भी और आंसर राइटिंग के लिए क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं। किससे, पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व से। इसको हिंदी में हम क्या बोलेंगे, पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र, मेरे ख्याल से जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र, ठीक है, जैव आरक्षित क्षेत्र जो भी आपको बोलना चाहे, या पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व के नाम से याद रखना चाहे तो वो भी आपको कोई दिक्कत यहां पर नहीं है। इसके बारे में थोड़ा सा आप समझने का प्रयास कीजिएगा कि ये पर्टिकुलर क्या है। देखिए बायोस्फीयर रिजर्व पर्टिकुलर एक रिजर्व मतलब एक क्षेत्र होता है, आरक्षित क्षेत्र मतलब किसी क्षेत्र को पूरा अगर आरक्षित कर दिया जाए, ठीक है, उस पूरे क्षेत्र को का कंजर्वेशन अगर कर दिया जाए और पूरा क्षेत्र कहीं ना कहीं ये कह दिया है कि गवर्नमेंट के कंट्रोल में रहेगा और उस क्षेत्र में सेंचुरीज भी हो सकती है, मतलब अभयारण्य भी बनाए जा सकते हैं, वहां पर राष्ट्रीय उद्यान भी बनाए जा सकते हैं, दोनों चीजें वहां पर हो सकती हैं, ठीक है। उन दोनों के साथ साथ उसे हम जो है बायोस्फीयर रिजर्व भी बता सकते हैं, लेकिन बायोस्फीयर रिजर्व बड़ा क्षेत्र होता है, काफी जो बड़ा क्षेत्र जो है वो बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर रखा जाता है साथियों, ठीक। 3 चीजें हम आप सुनेंगे जब आगे पढ़ेंगे, तब आप जब एक बायोस्फीयर रिजर्व आप सुनेंगे, है ना, एक क्या सुनेंगे, बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक, और एक क्या सुनेंगे आप, नेशनल पार्क मतलब राष्ट्रीय उद्यान, और एक क्या सुनेंगे, सेंचुरीज मतलब कि क्या, अभयारण्य। ये तीनों चीजें आप सुनेंगे, है ना। तो किसी बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर राष्ट्रीय उद्यान भी हो सकता है और अभयारण्य भी हो सकता है। इसका एग्जांपल आपको यहां मिलेगा आगे, जब मैं आगे इसको पढ़ाऊंगा तो ये बात आपको आगे समझ में जल्द ही आने वाली है। कैसे, देखते हैं थोड़ा सा इसको। पंचमढ़ी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण बात जो है वो ये है कि जो सतपुड़ा वाला एरिया है, ये एक तो उसमें बना हुआ पहले बता चुका हूं, ठीक है, सतपुड़ा पर्वतमाला का एरिया बहुत ज्यादा कवर करता है, मतलब सतपुड़ा रेंज कवर करता है। अब थोड़ा सा यहां पर जब देखेंगे तो बेहद इंपॉर्टेंट बात यह है कि पंचमढ़ी होशंगाबाद, पंचमढ़ी जो हिल स्टेशन है वो होशंगाबाद जिले में आता है, लेकिन पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व कौन कौन से जिले में आता है, तो डिस्ट्रिक्ट यहां पर है साथियों, ये होशंगाबाद जिले में तो आता ही है, होशंगाबाद के साथ साथ काफी बड़ा क्षेत्र ये कवर करता है, इसलिए ये कहीं ना कहीं अगर मैं आपको उसको बताना चाहूं तो होशंगाबाद के साथ साथ थोड़ा सा छिंदवाड़ा जिले तक भी ये जाता है, छिंदवाड़ा जिले तक भी थोड़ा सा फैला हुआ है और बैतूल जिले तक भी थोड़ा सा जाता है, ठीक है, लेकिन मेनली पोर्शन इसका इसी में आता है, मेन पोर्शन तो इसी में है लेकिन थोड़ा सा यहां तक फैला हुआ है। इज दैट क्लियर? इतनी बात आपको समझ में आई होगी। अब आप देखिए एक बेहद इंपॉर्टेंट बात वो ये है कि पंचमढ़ी जो बायोस्फीयर रिजर्व है, इस बायोस्फीयर रिजर्व को जो है कब बायोस्फीयर रिजर्व बनाया गया, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि बायोस्फीयर रिजर्व कब बना, व्हेन, ठीक है, मतलब इसका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ, एस्टेब्लिश कब हुआ है, ये कब एस्टेब्लिश हुआ, तो ये एस्टेब्लिश हुआ है 1999 में, 1999 में इसको जो है बायोस्फीयर रिजर्व बनाया गया था।
कब बनाया गया था? 1999 में, ध्यान रखिएगा। और यूनेस्को ने भी इसे जो है ऐसे डेसिग्नेटेड किया है एज ए बायोस्फीयर रिजर्व। तो यूनेस्को ने भी इसको डेसिग्नेटेड किया है बायोस्फीयर रिजर्व में, और यूनेस्को ने इसको डेसिग्नेटेड कब किया है? 2009 में, सन 2009 में। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट फॉर यू, क्योंकि यहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हर कभी किसी भी एग्जामिनेशन में मध्य प्रदेश के पूछ लिए जाते हैं। विशेष तौर पर तो एमपीपीएससी में तो ऐसी जगहों से क्वेश्चन जनरली आते ही हैं, ज्यादातर क्वेश्चन यहाँ ऐसी जगहों से पूछ लेते हैं वो, है ना। और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है, तो बिल्कुल क्वेश्चन पूछना यहां से बन भी सकते हैं। तो एस्टेब्लिश कब हुआ है? 1999 में, और यूनेस्को ने इसको कब शामिल किया गया है? 2009 में। इज दैट क्लियर? थोड़ी सी कनेक्टिविटी आप टॉपिक के साथ बनाकर चलिएगा, आपको आई होप काफी इसमें बिल्कुल मजा आएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात, टोटल एरिया इसका कितना है, मतलब कुल क्षेत्र कितना है, कुल कितने क्षेत्र में ये फैला हुआ है, ये भी अपने आप में क्वेश्चन बन सकता है। तो बता दूं 4926, ठीक है, 4926.28 वर्ग किलोमीटर या स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है, स्क्वायर किलोमीटर। इज दैट क्लियर? आई बात समझ में? जैसे क्या है? क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल पूछे या कुल क्षेत्र पूछे, बात एक ही यहां पर होगी। इज दैट क्लियर? तो देखिए, इतनी चीजें हो आपको बिल्कुल समझ में आई होंगी जो मैंने यहां तक पढ़ाया है। अब आप इतनी चीजें अगर नोट करेंगे तो आगे बढ़ते हैं। देखिए, जैसे हम इसमें आगे बढ़ेंगे तो अब मैं आपको बताऊं इसमें, आप सोचेंगे अब और क्या बचा होगा इसमें। अब एक और बेहद इंपॉर्टेंट बात इसमें बची हुई है पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व में। देखिए, पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व में कौन कौन से क्षेत्र कवर होते हैं वो भी हम थोड़ा सा कहीं ना कहीं देख लेते हैं। हालांकि उसकी डिटेल में नहीं पढ़ाऊंगा, क्योंकि उसकी डिटेल जब वो टॉपिक्स आप स्पेशली पढ़ेंगे तो वहां पर आप पढ़ लेंगे, है ना। तो अब आप थोड़ा सा देखिएगा, इसके जो एरिया है मैं यहां पर लिख दूं पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व, मतलब पीबीआर में लिख रहा हूं, आप समझ जाइएगा, ठीक है। पीबीआर नहीं है, टॉपिक्स की बात नहीं कर रहे हैं, पीबीआर है, ठीक है, पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व। पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व में 3 पोर्शन पर्टिकुलर इसमें इंक्लूड किए गए हैं। कितने पोर्शन इंक्लूड है इसमें साथियों? 3 पोर्शन इसमें इंक्लूड है। पहला पोर्शन है, अगर मैं बोलना चाहूं तो मैं बोलूं बोरी सेंचुरी, है ना। कौन सी सेंचुरी इंक्लूड की गई है इसमें? बोरी सेंचुरी, वेरी इंपॉर्टेंट। बोरी सेंचुरी यहां पर इंक्लूड है, मतलब कि बोरी अभयारण्य, आपने नाम सुना होगा होशंगाबाद बोरी अभयारण्य। तो बोरी अभयारण्य यहां पर इसमें, मतलब अगर क्वेश्चन कभी ऐसा आ जाए कि बोरी अभयारण्य में से किसका भाग है, तो पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व का भाग है ना। किसका भाग है? पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व का भाग है, ध्यान रहे, पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व। तो बोरी सेंचुरी मतलब पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व का एक भाग है। सेकंड इंपॉर्टेंट बात, बोरी सेंचुरी के बाद इसी के नाम पर एक सेंचुरी है पंचमढ़ी सेंचुरी, ठीक है। कौन सी सेंचुरी है? पंचमढ़ी सेंचुरी। आप देखिए, एक बेहद इंपॉर्टेंट बात मैं अगर इसमें बताना चाहूं तो 2 अभयारण्य हैं, एक तो ये अभयारण्य और दूसरा ये भी अभयारण्य है। अब एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि फिर क्या कोई नेशनल पार्क नहीं है? बिल्कुल एक नेशनल पार्क भी इसमें है ना, आगे है वो। तो नेशनल पार्क कौन सा है? इसको हिंदी में आप लिखिएगा, नेशनल पार्क हमारा है सतपुड़ा नेशनल पार्क, मतलब सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। ध्यान रहे, कौन सा नेशनल पार्क है? सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, सतपुड़ा नेशनल पार्क, ये भी यहां पर है। इज दैट क्लियर? अब आप देखिए, इन तीनों की डिटेल में आपको नहीं पढ़ाने वाला हूं, बट ये तीनों जो भाग है वो किसका भाग है? पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व का भाग है। और कहीं ना कहीं ये तीनों ही होशंगाबाद जिले में आते हैं, क्योंकि मैंने पहले बताया कि पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व मेनली होशंगाबाद जिले में है, लेकिन कुछ क्षेत्र इसका बैतूल और छिंदवाड़ा तक भी फैला हुआ है। इज दैट क्लियर? चलिए बढ़ते हैं हम यहां पर आगे। अब आप देखिए, ये जो दोनों क्षेत्र हैं, इन दोनों क्षेत्रों को जो है पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व का, मैं डेप्थ लेकर जा रहा हूं क्योंकि यहां से क्वेश्चन आते हैं एग्जामिनेशन में, बन भी सकते हैं। इन दोनों को पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व का बफर जोन, कौन सा जोन? बफर जोन एवं संक्रमणशील क्षेत्र माना जाता है। बफर जोन 2 क्षेत्र हैं, बफर जोन एवं संक्रमणशील क्षेत्र। तो मेनली ये दोनों बफर जोन का काम करते हैं, संक्रमणशील क्षेत्र यहां पर कम ही है, ठीक है। और सतपुड़ा जो राष्ट्रीय उद्यान है, इसको इसका कोर क्षेत्र या कोर जोन माना गया है। कैसा जोन? कोर जोन या कोर क्षेत्र। अब ये क्या होते हैं? अब ये कंसेप्ट तो मुझे यहां पर बढ़ाना ही पड़ेगा आपको। तो देखिए, कोई भी जो बायोस्फीयर रिजर्व होता है, कोई सा भी जो बायोस्फीयर रिजर्व है, उस बायोस्फीयर रिजर्व की अगर हम बात करें तो उसके 3 पोर्शन होते हैं। जैसे मान लीजिए पूरे जंगल एरिया है, तो इस पूरे जंगल एरिया में क्षेत्र कैसे बनाए जाते हैं? इस तरीके से, ये पूरा जंगल एरिया है, ठीक। तो मैं इस जंगल एरिया के अंदर मैंने प्रवेश किया, मैं थोड़ा सा अंदर गया, यहां पर तो ये जो जितना क्षेत्र है, इस क्षेत्र को मैंने बोल दिया संक्रमणशील क्षेत्र, ठीक है। मतलब ऐसा क्षेत्र
जहां पर कोई भी आ जा सकता है, कोई भी आ जा सकता है। ठीक है, मतलब इस क्षेत्र में ह्यूमन एक्टिविटीज की इजाजत होती है, मतलब ह्यूमन एक्टिविटीज जो है यहां पर थोड़ी बहुत हो सकती है, उसकी परमिशन यहां पर होती है। इसके बाद का जो क्षेत्र यहां से है, ठीक है, ये मैंने बोल दिया बफर क्षेत्र, बफर क्षेत्र या फिर बफर जोन। बफर जोन, बफर जोन में क्या होता है, मैं यहां थोड़ा सा ऊपर लिख दूं, बफर जोन या बफर क्षेत्र। तो बफर जोन के अंदर जो है, बफर जोन के अंदर कोई भी इतनी आसानी से नहीं जा सकता। यहां पर जो लोग रिसर्च करने वाले लोग होते हैं और जो स्टूडेंट्स होते हैं जिनको यहां से कुछ सीखना होता है, वही लोग यहां तक पहुंचते हैं। और मतलब जो वैज्ञानिक वगैरह हैं वो यहां तक जाते हैं, और जो पर्यावरणविद हैं वो यहां तक जाते हैं, पर्यावरणविद वो लोग यहां तक पहुंच पाते हैं। ठीक, बाकी हर किसी को यहां पर जाने की जो है परमिशन नहीं होती है। बफर क्षेत्र, अब ये अंदर का पूरा सेपरेट होता है, ये वाला जो है ये बफर क्षेत्र हो गया, ये आपका संक्रमणशील क्षेत्र हो गया। ठीक, और जो अंदर का है ये आपका कोर क्षेत्र होता है, या कोर जोन होता है, जिसमें किसी को भी जाने की इजाजत नहीं होती, किसी को भी इजाजत नहीं, है ना। तो यहां पर क्या होता है, यहां पर एक्टिविटीज करने के लिए कैमरा लगा दिया जाता है। क्यों? क्योंकि जो वन्य जीव होते हैं, जो वाइल्ड लाइफ होती है, ठीक है, उस वाइल्ड लाइफ को भी कहीं ना कहीं एक उनकी जो गतिविधियां हैं, उन गतिविधियों के लिए कहीं ना कहीं प्राइवेसी की जो जरूरत है वो होती है। जैसे ह्यूमन को जरूरत नहीं होती अपनी प्राइवेसी की, हालांकि ह्यूमन बिल्कुल कंप्लीट एनिमल जैसा तो होता नहीं, ठीक है, जो कोई भी काम कहीं भी करने लगे। लेकिन कहीं ना कहीं हालांकि कुछ ह्यूमन बहुत खतरनाक भी होते हैं हमारे देश में। तो देखिए, अगर हम पर्टिकुलर बात करें तो अगर हम यहां पर अगर देखें हम, तो एक इंपॉर्टेंट बात यहां पर क्या है कि जो वाइल्ड लाइफ है, उस वाइल्ड लाइफ को कहीं ना कहीं हमें ह्यूमन इंटरफेयर से बचाना है। अगर उसे हमें ह्यूमन इंटरफेयर से बचाना है तो हम क्या करें, हम कोई ऐसा क्षेत्र वगैरह बना दें जिस क्षेत्र में ह्यूमन एक्टिविटीज कम हो। तो हम कोर क्षेत्र को, मतलब उसके सबसे अंदर वाले क्षेत्र को जो है इस क्षेत्र में रख देते हैं, है ना। तो बायोस्फीयर रिजर्व के क्षेत्र क्लियर हुए, मतलब संक्रमणशील क्षेत्र में कोई भी आ जा सकता है। आप जब घूमने कहीं जाएंगे बायोस्फीयर रिजर्व वगैरह में, तो आप देखेंगे कि आपको इस क्षेत्र से अंदर नहीं जाने दिया जाता कहीं बार। क्यों? इसलिए नहीं जाने दिया जाता है। इज दैट क्लियर? तो जो क्षेत्र है बायोस्फीयर रिजर्व की संरचना जो है, लेकिन राष्ट्रीय उद्यान की जो संरचना है वो इस टाइप से डेवलप की जाती है। अब आपको ध्यान रहे, और बफर क्षेत्र तो आपको वैसे भी आपने सुनकर रखा होगा, अगर ज्योग्राफी वगैरह थोड़ी बहुत पढ़ी होगी तो क्या होता है, दो जो मेन पोर्शन है उनके बीच का क्षेत्र, ये पूरा बीच का क्षेत्र है, इसलिए तो बफर क्षेत्र है। जैसे कि अगर मैं बोलूं कि भारत और चाइना दोनों के बीच बफर जोन का काम कौन करता है, नेपाल। इज दैट क्लियर? भूटान, ये सब कौन सा जोन है, बफर जोन है। ऐसे ही अगर तिब्बत बफर जोन होता तो सोचिए आज की डेट में हमारी सीमा से चाइना से मतलब हमारे जो डिस्प्यूट्स चल रहे हैं वो डिस्प्यूट्स काफी कम हो जाते अगर तिब्बत बफर जोन होता तो। ठीक है, आएगा समय वो भी, आने वाले समय में, आने वाले टाइम पर एक आध दिन बिल्कुल इंडो चाइना रिलेशन पर भी डिस्कशन जरूर होगा। ठीक है, और काफी लंबा डिस्कशन होगा। जैसे कि पॉलिटिकल लेक्चर पिछला आपने देखा, काफी लंबा लेक्चर था, राइज ऑफ इंडिया एज अ रिपब्लिक, उस तरीके से उस पर भी डिस्कशन करेंगे। बट अभी हमारा जो टॉपिक चल रहा उसके बारे में मैंने आपको ये बताया है। ठीक, अब आई होप साथियों इतनी चीजें आपको क्लियर हुई होंगी। तो एक अकेले पंचमढ़ी के साथ मैंने आपको काफी कुछ चीजें कवर करवाने का जो है प्रयास किया है, और मुझे लगता है कि इस प्रयास में ज्यादा नहीं लेकिन थोड़ा सफल तो जरूर हुआ होगा, और आपको चीजें काफी कुछ जो है समझ में भी आई होंगी यहां से। ठीक है, बढ़ते हैं अब आगे। अगली इंपॉर्टेंट बात हमारी कौन सी है, अब अगला इंपॉर्टेंट जो टॉपिक हमारा है सेकंड, वो मैं लेकर चलता हूं 52 गजा। आज का जो सेकंड टॉपिक है वो कौन सा है, 52 गजा है। और 52 गजा कहां पर है, देखो 52 गजा सबसे इंपॉर्टेंट बात, जैन तीर्थ स्थल। कौन सा तीर्थ स्थल है, जैन तीर्थ स्थल है। ठीक है, जैन पिलग्रिम का एरिया है, पिलग्रिम प्लेस। ठीक, जैन तीर्थ स्थल ये पड़ता है बड़वानी। कौन से जिले में आता है, बड़वानी डिस्ट्रिक्ट में। ठीक, कौन, 52 गजा। क्यों बहुत ज्यादा फेमस है 52 गजा, क्या रीजन है। ठीक है, और अन्य जैन तीर्थ स्थल कौन कौन से मध्य प्रदेश में है, मैं अन्य भी यहां पर थोड़े से बता दूंगा आपको, है ना। तो पहले अन्य बता दूं, उसके बाद हम इसमें आगे बढ़ते हैं। अन्य जैन तीर्थ स्थलों में अगर मध्य प्रदेश में आप देखेंगे तो मुक्तागिरी आपको मिलेगा। मुक्तागिरी कहां आता है, बैतूल। ठीक, ध्यान रखिएगा, ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मुक्तागिरी बैतूल। सोनगिरी दतिया, सोनगिरी कहां पर है, दतिया में है। ठीक, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट गोम्मटगिरी, गोम्मटगिरी ये आता है आपका इंदौर वाले क्षेत्र में। तो गोम्मटगिरी कहां पर है, इंदौर। ठीक, उसके बाद पुष्पगिरी, बहुत फेमस, नाम सुना होगा आपने। पुष्पगिरी कहां है, सोनकच्छ। और ये जो है मैं अगर बताना चाहूं तो जिला कौन सा है इसका, देवास। ठीक, एक और आपका है कुंडलपुर,
और कुंडलपुर कहां आता है? दमोह, है ना, कुंडलपुर कहां पर है? दमोह में। तो ये भी आप यहां पर ध्यान रखिएगा। ठीक, बढ़ते हैं आगे। तो 52 गजब, 52 गजब बहुत ज्यादा फेमस है, जो यहाँ पर भगवान आदिनाथ की मूर्ति है। पहली बात तो बता दूं किसकी मूर्ति है? भगवान आदिनाथ की। भगवान आदिनाथ की यहाँ पर मूर्ति आपको देखने के लिए मिलेगी और करीबन करीबन जो इसकी ऊंचाई है वो मेरे ख्याल से 2 डेटा इसमें मुझे मिले हैं और थोड़ा सा उसमें कंफ्यूजन में भी हो सकता है। एक जगह दिया है 72 फीट और एक जगह दिया है 84 फीट। ठीक है, तो थोड़ा सा इसमें मुझे भी अभी कंफ्यूजन है और आप एक बार और देखिएगा कि 72 फीट है 84 फीट है। मैं कमेंट में आपको बिल्कुल बता दूंगा, फिर अगले लेक्चर में मैं आपको क्लियर कर दूंगा, क्योंकि मुझे थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन है और अगर थोड़ा मुझे कंफ्यूजन इस फैक्ट में तो मैं आपको बिल्कुल उसको अभी श्योरली नहीं कह सकता ये है या ये है ना, ये दोनों में से एक है, ज्यादा चांसेस इसके हैं 84 के, ये मैं आपको जरूर अभी कह सकता हूं। ठीक, और ये जो जगह है भगवान आदिनाथ की मूर्ति है और जो जैनों के प्रथम तीर्थकर रहे हैं, अगर आपने सुना हो जैनों के प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव, ये उनसे रिलेटेड है ना। जैनों के प्रथम तीर्थकर कौन? ऋषभदेव। ठीक, तो जैन पिलग्रिम का एक स्थान हो गया, है ना, बड़वानी डिस्ट्रिक्ट में है। इज दैट क्लियर? और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात है, जो फर्स्ट तीर्थंकर है, ध्यान रहे, फर्स्ट तीर्थंकर ऑफ जैनिज्म कौन? ऋषभदेव, ये उससे रिलेटेड जगह है। ठीक है, उनकी विशाल प्रतिमा यहां आपको देखने के लिए मिलेगी, है ना, उनकी काफी विशाल प्रतिमा यहां पर जो है आदिनाथ के रूप में। अब आप देखिए ये जो स्थान है, इस स्थान को एक और जगह से जोड़ा जाता है, श्रवणबेलगोला। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कौन सा जगह? श्रवणबेलगोला नामक जगह से भी इसको जोड़ा जाता है। और श्रवणबेलगोला नामक स्थान कहां पर है? कर्नाटक में है ना। श्रवणबेलगोला कहां पर है? कर्नाटक। ध्यान रहे, श्रवणबेलगोला कहां पर पड़ेगा? कर्नाटक में पड़ेगा। श्रवणबेलगोला भी जैन भगवान के लिए बहुत ज्यादा फेमस है, क्योंकि यहां पर गोमतेश्वर टेम्पल या गोमतेश्वर जो मूर्ति बहुत ज्यादा फेमस है। ध्यान रहे, गोमतेश्वर, और इसकी तुलना 52 गजा की मूर्ति की तुलना गोमतेश्वर की इस मूर्ति से की जाती है तुलना, क्योंकि जब पीछे से इस मूर्ति को देखा जाता है तो ये इसी मूर्ति की तरह लगती है। इज दैट क्लियर? अब आपको ध्यान रहे कि इसकी जो तुलना है 52 गजा की जो तुलना है वो कहां से की जाती है? गोमतेश्वर से की जाती है, श्रवणबेलगोला। श्रवणबेलगोला वही स्थान है साथियों जहां पर जब आप एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि जो चंद्रगुप्त मौर्य रहे हैं उन चंद्रगुप्त मौर्य ने श्रवणबेलगोला में जाकर ही जो है समाधि ली थी। जब जैन धर्म को उन्होंने अपनाया और बाद में भिक्षुक की तरह अपना जीवन यापन वहां पर किया और बाद में वहीं पर जो है उनकी मृत्यु हुई। कहां पर? श्रवणबेलगोला में। और गोमतेश्वर, तो इसकी तुलना जो है गोमतेश्वर से भी की जाती है। आई होप आपको इतनी चीजें क्लियर हुई होंगी। अब एक और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट जो इसके बारे में है वो ये है कि ये वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट जैन स्टैच्यू है। ध्यान रहे, वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट जैन स्टैच्यू, वर्ल्ड का। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो वर्ल्ड का सबसे बड़ा कहां पर है, ये भी हमारे सामने क्वेश्चन अब आएगा, है ना। तो अगर मैं इसमें बोलना चाहूं तो मैं क्या बोलूंगा कि वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट, ठीक है, सेकंड लार्जेस्ट, ठीक है, जैन स्टैच्यू, ठीक है, ऑफ वर्ल्ड। ठीक है, तो देखिए वो कौन सा है? 52 गजा, मतलब वही बड़वानी की। अब एक इंपॉर्टेंट बात, फर्स्ट कौन सा है? सेकंड तो ये हो गया, बट फर्स्ट कौन सा है वो हम देखते हैं। तो जो फर्स्ट है वो आपको मिलेगा, बेहद फेमस है, स्टैच्यू ऑफ अहिंसा। स्टैच्यू ऑफ अहिंसा, ठीक है, अहिंसा। ये है बहुत फेमस जगह, आपने सुनी होगी, नासिक, नासिक महाराष्ट्र, वहां पर ये आपको देखने के लिए मिलेगा। और ये जो है इसका लगभग जो ऊंचाई है वो है 108 फीट। इज दैट क्लियर? तो ये सबसे बड़ा है, ये मतलब सबसे ऊंचा है। तो क्लियर? तो फर्स्ट भी मैंने बता दिया और सेकंड भी मैंने आपको बता दिया। इज दैट क्लियर? अब यहां तक चीजें आपको क्लियर हुई होंगी। बढ़ते हैं अब आगे। तो 52 गजा यहां पर हमारा समाप्त होता है। इसके बारे में जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे वो मैंने आपको बिल्कुल बता दिए हैं। अब अगर मैं यहां पर पढ़ाना चाहूं तो जैन धर्म पूरा पढ़ा दूं और उसके अलावा चंद्रगुप्त मौर्य की कहानी सुनाऊं, सारी चीजें, लेकिन वो आपको एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ने के लिए मिलेंगी। तो श्रवणबेलगोला और जैनिज्म आप वहां पर पढ़ेंगे और एथिक्स में भी आप जैनिज्म के बारे में काफी ज्यादा पढ़ने वाले हैं। जो अदर चीजें हैं उनमें भी, बाकी जो है सारे एग्जामिनेशन के हिसाब से इतना भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है और जो वो मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, चलिए अगला हमारा इंपॉर्टेंट जो है टॉपिक आज का वो हम देखते हैं। कुछ टॉपिक जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताए हैं, हो सकता है कि लेक्चर काफी ज्यादा लंबा जाए तो मे भी उनमें से एक आध टॉपिक छूट जाए, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा लेक्चर को लंबा करने के मूड में नहीं हूं। क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो हैं उनको लगता है कि बहुत लेक्चर बहुत ज्यादा लंबा हो जाता है, ये सारी चीजें, तो कहीं ना कहीं मैं लेक्चर को मीडियम साइज का रखने के मूड में ही हूं। ठीक है,
और उतना ही मैं उसको रखूंगा भी। अगली बात करते हैं, अगला हमारा टॉपिक है थर्ड टॉपिक चित्रकूट। ठीक है, नेक्स्ट हम किस पर बात करने वाले हैं? नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं चित्रकूट पर। ठीक है, तो चित्रकूट को थोड़ा सा देख लेते हैं। चित्रकूट की अगर हम बात करें तो चित्रकूट का जो वर्णन है वो तो आपको रामायण में मिलेगा, क्योंकि जो वाल्मीकि है, वाल्मीकि द्वारा रचित जो रामायण है, ठीक है, उस रामायण की रचना कहा जाता है कि वाल्मीकि ने इसी स्थान पर कहीं ना कहीं की थी। तो वाल्मीकि से रिलेटेड जो महत्वपूर्ण स्थान है मध्य प्रदेश में वो कौन सा है? चित्रकूट है। ठीक है, और चित्रकूट जो है वो हमारा है विंध्याचल रेंज पर। कौन सी रेंज पर है? विंध्याचल रेंज, मतलब विंध्याचल पर्वतमाला। ठीक है, विंध्याचल पर्वतमाला, विंध्याचल पर्वतमाला पर स्थित प्लेस है। कौन सा? चित्रकूट। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। चित्रकूट मध्य प्रदेश के कौन से जिले में है? ये भी अपने आप में क्वेश्चन बन सकता है। तो चित्रकूट मध्य प्रदेश के कौन से जिले में आता है? सतना जिले में आता है। देखिए, दो जगहों पर है, मध्य प्रदेश का सतना जिला, ठीक है, और यूपी का चित्रकूट जिला ही है। ध्यान रहे, यूपी में चित्रकूट जिला ही है, तो यूपी में चित्रकूट जिले में ही आता है। 1998 में मेरे ख्याल से यूपी ने इसको जिला बनाया था, लेकिन अब अगर आप एमपी पढ़ रहे हैं तो एमपी के इस जिले में विशेष तौर पर आता है। कौन से जिले में? सतना जिले में विशेष तौर पर मध्य प्रदेश के आता है। आप देखिए, अगर इंग्लिश मीडियम वाले थोड़ा सा लिखना चाहें एक दो लाइन तो उसके बारे में लिख लीजिए, बता देता हूं। चित्रकूट इज ए फेमस पिलग्रिम सेंटर। ठीक है, फिर से सुन लीजिए। चित्रकूट इज ए फेमस पिलग्रिमेज सेंटर एंड ए नगर पंचायत इन द सतना ऑफ मध्य प्रदेश, इंडिया। ठीक है, इट इज प्लेस ऑफ रिलीजियस, कल्चरल, हिस्टोरिकल एंड आर्कियोलॉजिकल इंपॉर्टेंस। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। अगर कभी आपको आंसर राइटिंग करना तो ये लाइनें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। ये रिलीजियस, ठीक है, कल्चरल, इज दैट क्लियर? दो चीजें हो गई, रिलीजियस, कल्चरल, हिस्टोरिकल, और एक और हम आपको कौन सा बताए थे अभी जस्ट इसके पहले? आर्कियोलॉजिकल। ठीक है, इन सभी दृष्टि से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, हिंदी में आपको पता है रिलीजियस मतलब धार्मिक स्थान है, सांस्कृतिक स्थान है, ऐतिहासिक स्थान है, और पुरातत्व की दृष्टि से भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ये प्लेस माना गया है। चलिए बढ़ते हैं इसमें आगे। तो इन सब दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्लेस है। अब आप देखिए इसमें आगे कि कुछ और चीजें क्या हैं। यहाँ पर घूमने के प्लेस कौन कौन से हैं, पहले हम वो देख लेते हैं थोड़ा सा, है ना। और नदी देख लेते हैं, नदी कौन सी है। तो यहाँ पर नदी है मंदाकिनी नदी, मंदाकिनी नदी, और इसे जो है मध्य प्रदेश सरकार ने 2009 में पवित्र नगर की संज्ञा दी है। कब पवित्र नगर की संज्ञा दी है? मध्य प्रदेश सरकार ने 2009 में जो है पवित्र नगर की संज्ञा इसको दे दी है। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं इसके बारे में। किसके बारे में? चित्रकूट के बारे में। जो मेन जगह है घूमने की वो मैं पहले लिख दे रहा हूं, फिर जो बात की एक इंपॉर्टेंट बात है वो मैं आपको इसके बारे में बिल्कुल बता दूंगा। ठीक है, तो जगह लिख देता हूं मैं कौन कौन सी है। एक रामघाट यहां पर पड़ता है घूमने के लिए। ठीक है, रामघाट आप यहां देख सकते हैं। भरत मिलाप मंदिर है यहाँ पर, भरत मिलाप, राम भरत का मिलाप हुआ था वो मंदिर यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा। जानकी कुंड यहाँ पर आपको मिलेगा, वेरी फेमस। ठीक है, कामदगिरी यहाँ पर आपको मिलेगा, कामदगिरी, कामदगिरी पर्वत है ना, आपको कामदगिरी पर्वत यहीं पर है। इसके अलावा सती अनुसुईया, सती अनुसुईया, ठीक है, सती अनुसुईया आश्रम यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा। एक और हनुमान धारा यहाँ पर है, हनुमान धारा, ठीक है, ये यहां पर आपको मिलेगी। और यहां पर गुप्त गोदावरी है, गुप्त गोदावरी। ये सारे स्थान जो है यहां पर आपको देखने के लिए मिलेंगे। ठीक साथियों, क्षमा चाहूंगा साथियों एक चीज के लिए कि मध्य प्रदेश पढ़ाते समय जो है मैं क्या करूं, मुझे बहुत ज्यादा फैक्ट्स बताने ही पड़ेंगे। मैं कोशिश करता हूं कि फैक्ट्स के साथ कंसेप्ट क्लियर हो आपके, लेकिन ये जो फैक्ट्स हैं ये फैक्ट्स तो बिल्कुल मुझे बताने ही पड़ेंगे। ठीक है, और अगर इन फैक्ट्स के पीछे में चला जाऊंगा, अगर मैं आपको जानकी कुंड की कहानी सुनाऊं, मैं आपको भरत मिलाप की कहानी सुनाऊं, तो कहीं ना कहीं आप मुझे फिर एक प्रवचन करने वाला व्यक्ति बिल्कुल समझ लेंगे, और वो आपके काम का भी है भी नहीं। ठीक है, और अगर वो आपको किसी को नॉलेज चाहिए हो अगर इन सब चीजों के बारे में, तो आप बिल्कुल रामायण वगैरह जो ग्रंथ वगैरह हैं वो आप बिल्कुल पढ़िए, वहां से इन सब चीजों के बारे में आपको सीखने के लिए चीजें मिल जाएंगी। ठीक, लेकिन जो काम की चीजें हैं वो मैं आपको लगभग बता चुका हूं। अब देखिए आप, यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट जगह है जिसको बोलते हैं आरोग्य धाम, आरोग्य धाम। ये बहुत इंपॉर्टेंट जगह है यहां पर, आरोग्य धाम। आरोग्य धाम दो चीजों से रिलेटेड है, एक तो मेडिकल और दूसरा योगा, इन दोनों चीजों से रिलेटेड है। मतलब यहां पर जो है मेडिकल में मतलब क्या, मेडिकल में स्पेशली आयुर्वेद, यहां पर आयुर्वेद जो है
ठीक है, उस आयुर्वेद के माध्यम से लोगों को कई चीजों का जो है ट्रीटमेंट किया जाता है, और यहाँ पर योगा भी जो है इस आयुर्वेद धाम में जो है वो करवाया जाता है। मतलब कहीं ना कहीं फिटनेस के लिए भी ये जगह जो है वहां पर लोग जाते हैं और आयुर्वेद और योगा के माध्यम से अपनी बीमारियों का इलाज करवाने का जो है प्रयास भी करते हैं। इज दैट क्लियर? एक और इंपॉर्टेंट बात इसके बारे में वो ये है कि श्री राम ने अपने वनवास के 11.6 ईयर मतलब कि 11.5 वर्ष यहीं पर बिताए हैं। कहां पर? चित्रकूट में ही बिताए हैं। चित्रकूट विशेष तौर पर कालिदास और तुलसीदास ऐसे कवियों से भी रिलेटेड रही है। चित्रकूट से रिलेटेड वर्णन आप देखेंगे कालिदास की रघुवंशनम और मेघदूतम में। अगर आप कालिदास की रचनाएं जब आगे पढ़ेंगे रघुवंशम और मेघदूतम, उनमें आपको कहीं ना कहीं चित्रकूट के बारे में भी जो है चीजें कहीं ना कहीं देखने के लिए मिल जाएंगी। ठीक, तो इतनी चीजें क्लियर है। चित्रकूट ग्रामोद्योग विश्वविद्यालय का नाम तो आपने सुना ही होगा, यूनिवर्सिटी जो है, बिल्कुल सुना होगा, नहीं सुना है तो गूगल कर लीजिएगा, उसको आप देखिएगा। तो ये जो चीजें हैं चित्रकूट के बारे में इंपॉर्टेंट बातें वो मैं आपको यहाँ पर पढ़ा चुका हूं, है ना, इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा। अब हम बढ़ते हैं इसी कड़ी में आगे। चलिए आगे जब हम इस कड़ी में बढ़ते हैं तो अगला हमारा पड़ाव जाकर थमता है कहां पर? अगला हमें जो टॉपिक करना है वो टॉपिक हम करेंगे उज्जैन, है ना। कौन सा टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं साथियों? उज्जैन हम पढ़ने वाले हैं। और उज्जैन के बारे में तो काफी कुछ लोगों को जनरल इन्फॉर्मेशन होगी ही होगी, क्योंकि अधिकांशतः लोग घूमे हुए होंगे, ठीक, और नहीं भी घूमे हैं तो अधिकांशतः लोगों ने चीजें जो है वहां पर सुनी तो होंगी ही, लेकिन फिर भी कुछ चीजें ऐसी हैं जो शायद आपको ना पता हो, वो यहां पर क्लियर हो जाए, ठीक है। और ध्यान रखिएगा, बी कॉन्फिडेंट बट डोंट बी ओवर कॉन्फिडेंट इन योर प्रिपरेशन। अपनी प्रिपरेशन में आप कॉन्फिडेंट रहिए बट ओवर कॉन्फिडेंट कभी मत रहिए। क्यों? क्योंकि कई बार क्या होता है कि कुछ चीजों के बारे में हमें इंफॉर्मेशन है, वो कई बार ये होता है कि थोड़ा ज्ञान, वो आधा अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है। कई बार थोड़ी चीजें हमें पता होती है और हम उसको छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं, और फिर कई बार उन्हीं टॉपिक से एग्जामिनेशन में ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं जिनमें हमें बड़ी समस्या आती है करने में, तो वहां पर फिर दिक्कतें आती हैं, ठीक। और अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं आप में से, जो मेरे ख्याल से कई सारे लोग तो ऐसे हैं जो नोट्स बना ही नहीं रहे होंगे। मैं बार बार आपसे लेक्चर में बोलता हूं, प्लीज की पॉइंट्स आप बनाते हुए चलिएगा, नहीं तो एग्जाम के एक दिन पहले आप बुक्स उठाकर नहीं पढ़ पाएंगे, आपको वहां की पॉइंट्स की ही जरूरत पड़ेगी, ठीक। मैं लेक्चर में जल्दी ज्यादा भाषणबाजी नहीं करता हूं, क्योंकि मेरा मानना यह है कि इस लेवल पर आकर और इस एज में आकर अगर आप 12th पास आउट सब हैं और एक कुछ लोग ग्रेजुएट हैं, कुछ लोग पोस्ट ग्रेजुएट हैं, इस लेवल पर अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपसे बेहतर आपकी लिए जो पढ़ाई है उसको कोई नहीं जान सकता, है ना। तो खुद की क्रिएटिविटी को जिंदा करिए, सोचिए चीजों को, और जो है की पॉइंट्स बनाते हुए आगे बढ़ते रहिए। चलिए उज्जैन के बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात, उज्जैन इज एंशिएंट सिटी, ठीक है, बिसाइड द शिप्रा रिवर। जो उज्जैन है बहुत पुराना शहर है ना, उज्जैन एंशिएंट सिटी, ठीक है, बिसाइड विच रिवर? शिप्रा रिवर, ठीक, शिप्रा रिवर के किनारे, मतलब कि शिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ उज्जैन जो है बहुत पुरातन शहर है, पुरातन शहर है। इज दैट क्लियर? अब आप देखिए यहां पर अगर मैं बात करूं तो बहुत ही पुरातन शहर है। क्यों? क्योंकि इसका वर्णन आपको कहीं महाभारत, रामायण, इन सब ग्रंथों में भी मिलता है, और उसके साथ साथ जब अगर आप आगे बढ़ेंगे तो आपको इसका संबंध जो है कहीं सम्राट अशोक के शासनकाल से ही मिलता है, और वहां तो क्लियरली मिलता है कि जो सम्राट अशोक रहे हैं, ठीक है, जो अशोका रहा है, कौन से वंश से रिलेटेड? मौर्यन एम्पायर से रिलेटेड, ठीक है। तो मौर्यन एम्पायर जो सम्राट अशोका रहा है वो क्या रहा है? वो वाइसरॉय ऑफ उज्जैन रहा है, वाइसरॉय ऑफ उज्जैन। कौन रहा है? सम्राट अशोका। किस टाइम पर? बिंदुसार जो था, ठीक है, बिंदुसार का जो टाइम चल रहा था, बिंदुसार जब कहीं मगध की गद्दी पर बैठा हुआ था, तो उस मगध की गद्दी पर बैठने के साथ ही उसने अपने पुत्र जो है अशोक को यहाँ का राज्यपाल घोषित कर दिया था। और जब ये उज्जैन का राज्यपाल था उसी समय इसने जो है किससे शादी की थी? उसी समय इसने देवी से शादी की थी। कहां की? विदिशा, ठीक है, एक मर्चेंट की जो बेटी थी देवी, उसने इन्होंने शादी की, और महेंद्र और संघमित्रा दोनों जो पुत्र पुत्री, उनका जन्म भी उज्जैन में ही माना जाता है ना। तो वो खैर अशोक की कहानी है, आप उसको वहां देख लीजिएगा और वहां आपको बिल्कुल मिलेगी। तो कहने को उज्जैन मौर्यन एम्पायर से रिलेटेड है, मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं। मौर्यन एम्पायर के बाद शुंग एम्पायर से भी रिलेटेड रहा है, ठीक है। इसके बाद गुप्ता एम्पायर से भी बहुत ज्यादा रिलेटेड रहा है। गुप्ता एम्पायर में तो जब आप पढ़ेंगे तो राजा विक्रमादित्य के बारे में जब आप पढ़ेंगे, ठीक है, विक्रमादित्य, तो विक्रमादित्य में अगर आप देखेंगे तो इसी के शासनकाल में आपको दिखाई देंगे कालिदास, ठीक। तो महाकवि कालिदास जो है, जिन्हें भारत का शेक्सपियर कहा जाता है, ठीक है। तो कालिदास एकेडमी भी कहां पर है? इसीलिए उज्जैन में ही है,
इज दैट क्लियर? तो विक्रमादित्य के दरबार में रहे कालिदास महोदय, वो भी कहां पर है? उज्जैन। आगे पढ़ेंगे आप कालिदास के बारे में, सेपरेट लेक्चर लगेगा इनमें, जो है इनकी रचनाएं वगैरह। इन्हें बता दूं कालिदास एकेडमी कहां पर है? उज्जैन में ही है, ध्यान रखिएगा। क्यों है ये मैं आपको बता चुका हूं। तो इन वंशों से रिलेटेड रहा है ना, मौर्यन एम्पायर, शुंग वंश, गुप्ता एम्पायर, इसी बीच में एक और एम्पायर जो सातवाहना वंश है, ठीक है, सातवाहना एम्पायर, उससे भी कहीं थोड़ा रिलेटेड रहा है। तो उज्जैन इन सबसे रिलेटेड कहीं नहीं रहा है। इज दैट क्लियर? एंशिएंट हिस्ट्री में इन सबसे रिलेटेड वो रहा है। और अगर हम बात करें तो इसकी ज्योग्राफी अगर हम देखें तो कौन सा? मालवा प्लेटू पर है, ठीक है, ध्यान रखो। विच प्लेटू? मालवा प्लेट, ठीक, मतलब मालवांचल में आता है, मालवांचल रीजन में उज्जैन जो है पड़ता है कहीं ना कहीं हमारा। उज्जैन संभाग है, ये तो आपको बिल्कुल पता ही होगा, ठीक है। उज्जैन क्या है? संभाग है। और मध्य प्रदेश का काफी बड़ा शहर जो है उज्जैन को माना जाता है। इज दैट क्लियर? और यहां पर जो शिप्रा नदी है, उस शिप्रा नदी को क्या बोलते हैं? मालवा की गंगा। इसको जो है मालवा की गंगा भी कहा जाता है, ठीक, किसको? शिप्रा नदी को। इज दैट क्लियर? चलिए इसी में बढ़ते हैं आगे। अब कौन कौन से प्लेस जो हैं यहां पर है, हम वो थोड़ा सा देख लेते हैं। एक तो महाकालेश्वर मंदिर तो है ही, ठीक है, महाकालेश्वर। और महाकालेश्वर कैसे? दक्षिण मुखी, ध्यान रखिएगा, कैसे मुखी है? दक्षिण मुखी महाकालेश्वर यहां पर है। इज दैट क्लियर? यहां पर गोपाल मंदिर है, गोपाल मंदिर, ठीक, ये यहां पर आपको देखने के लिए मिलेगा। यहां पर आपको चार धाम मंदिर देखने के लिए मिलेगा। यहां पर आपको बड़ा गणेश मंदिर देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। यहां पर आपको काल भैरव मंदिर देखने के लिए मिलेगा, ये चीजें तो आपको बिल्कुल पता ही होंगी। यहां पर आपको रिद्धि सिद्धि मंदिर देखने के लिए मिलेगा, है ना। मंदिरों का इन सबसे क्या सिद्ध होता है कि उज्जैन जो है, उज्जैन हमारा मंदिरों का शहर है। किसका शहर है? मंदिरों का शहर है। तो उज्जैन को जो है सिटी ऑफ टेम्पल्स कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इतने ज्यादा मंदिर है कि आप उनकी कल्पना भी नहीं कर सकते कितने मंदिर वहां पर होंगे, ठीक। बेहद इंपॉर्टेंट तीर्थ स्थान है, इसलिए यहां पर किसका आयोजन होता है? कुंभ मेले का आयोजन होता है ना। मध्य प्रदेश में एकमात्र जगह जहां पर कुंभ मेले का आयोजन होता है वो कौन सी जगह है? उज्जैन है। यहां पर जो है कुंभ मेले का आयोजन भी किया जाता है। अब हो सकता है मे भी कि प्रॉपर जो उज्जैन के आसपास के लोग या उज्जैन के जो प्रॉपर लोग, उनको लगे कि ये तो बहुत कम इन्फॉर्मेशन है। बिल्कुल, अपने शहर के बारे में लोगों को काफी ज्यादा इन्फॉर्मेशन होती है। अगर आपको लगता है तो इसमें आप और इन्फॉर्मेशन भी जो है ऐड कर सकते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं इसमें नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात, एक वेरी इंपॉर्टेंट मंदिर, मंगलनाथ मंदिर। कौन सा मंदिर? मंगलनाथ मंदिर। और ऐसा कहा जाता है कि दुनिया का एकमात्र मंदिर, दुनिया का एकमात्र मंदिर मंगलनाथ मंदिर, वो कहां पर है? उज्जैन में है। दुनिया का एकमात्र, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार मंगलनाथ मंदिर को पृथ्वी का केंद्र बिंदु माना गया है। किसके अनुसार? ज्योतिष शास्त्र के अनुसार साथियों, ठीक। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट जगह उज्जैन में है, वो है जंतर मंतर। कौन सी है? जंतर मंतर। भारत में 5 जगहों पर ही जंतर मंतर है ना। भारत में कितनी जगहों पर जंतर मंतर है? 5 जगहों पर, ध्यान रहे, भारत में 5 जगहों पर जंतर मंतर है, 5 जगहों पर, जिनमें से एक जगह उज्जैन है। उज्जैन में भी क्या है? जंतर मंतर है, जंतर मंतर, ठीक है। और उज्जैन के साथ साथ जयपुर में भी जंतर मंतर है, दिल्ली में भी जंतर मंतर है, ठीक है, मथुरा में जंतर मंतर है, और वाराणसी में भी जो है जंतर मंतर है। इन 5 जगहों पर जंतर मंतर है। इन दोनों में देखिएगा, है ना, मैं आपको डाउट सॉल्व कर जा रहा हूं, क्या इन दोनों में जंतर मंतर है? आप सोचेंगे बता दिया तो होगा ही, फिर भी एक बार सर्च करने में क्या हो रहा है, एटलीस्ट कहीं ना कहीं जंतर मंतर आप सर्च करेंगे तो काफी कुछ नई इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। ये भी हो सकता है कैसे बना, क्या सारी चीजें हुई, और जंतर मंतर का कहां पर उपयोग होता है, ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है। तो यहां पर जो है, जो भौगोलिक वेधशाला है ना, ठीक है, वेधशाला, भौगोलिक वेधशाला, भूगोल का ज्ञान करने के लिए, ग्रहों का ज्ञान करने के लिए उस समय भौगोलिक वेधशाला है, वो भी कहीं ना कहीं यहीं पर है। इज दैट क्लियर? तो ये सारी चीजें आपको उज्जैन में देखने के लिए मिलेंगी। उसके बाद भर्तहरि गुफा, आप देख सकते हैं बहुत सारी चीजें, भर्तहरि गुफा है, चिंतामण गणेश मंदिर बता चुका हूं मैं, ठीक है, अगस्त्येश्वर महादेव मंदिर है, काल भैरव मैंने बता दिया है। एक और इंपॉर्टेंट बात, संदीपनी आश्रम, ठीक है, संदीपनी आश्रम भी यहीं पर आपको देखने के लिए मिलेगा, जहां पर कृष्ण और बलराम ने जो शिक्षा प्राप्त की है। उसके अलावा डोंगाला वेधशाला यहां पर आपको देखने के लिए मिलेगी। और एक और इंपॉर्टेंट चीज, बोहरों का रोजा, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं, बोहरों का रोजा, ये यहां पर है, बोहरों का रोजा, जिसे उज्जैन का ताजमहल कहा जाता है। जिसे क्या बोलते हैं? उज्जैन का, जिसे उज्जैन का ताजमहल कहा जाता है। इज दैट क्लियर? तो इतनी चीजें कहीं ना कहीं आपको याद रखनी है। क्लियर? उम्मीद है मुझे कि इतनी चीजें आपको इसके बारे में जो है याद भी रहेंगी। और महाकवि कालिदास जो है उनके बारे में आप जरूर पढ़ें, ठीक है। कालिदास अकेडमी क्योंकि यहां पर है, और उनकी रचनाएं रघुवंशनम, मेघदूतम, कुमार संभवम, विक्रमोर्वशीयम, है
है ना, ये उनकी रचनाएं हैं, इनके बारे में भी आप देखने का प्रयास करें, कोशिश करें कि उनकी रचनाएं जो हैं वो कौन कौन सी बहुत ज्यादा फेमस है, ये भी आप देखें। चलिए अगला मैं पढ़ाने वाला हूं आपको, जो भी टॉपिक पॉइंट बने आप डालिएगा। नेक्स्ट हमारा है भोजपुर, ठीक है। नेक्स्ट हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं, भोजपुर के बारे में पढ़ने वाले हैं। ये जो जगह है ये एमपी के कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन इसके बारे में आपको नहीं गैदर करनी है, जनरल इंफॉर्मेशन। ये मध्य प्रदेश के कौन से डिस्ट्रिक्ट में है साथियों, रायसेन डिस्ट्रिक्ट में है। पहली बात तो ये, इसका निर्माण किसने करवाया है ना, इसका निर्माण करवाया है परमार वंश के राजा, परमार वंशीय राजा, ठीक है, राजा भोज ने जो है इसका निर्माण करवाया था। क्यों फेमस है, क्योंकि यहाँ पर बहुत बड़ा शिव मंदिर है, इसलिए बहुत ज्यादा फेमस है। और इस शिव मंदिर को जो है उत्तर भारत का, वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, उत्तर भारत का सोमनाथ कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, उत्तर भारत का सोमनाथ। इज दैट क्लियर, ध्यान रखिएगा। क्या बताया मैंने, इसको क्या बोलते हैं, उत्तर भारत का सोमनाथ बोलते हैं। मैं बार बार रिपीट कर दे रहा हूं इंपॉर्टेंट बातों को, ठीक है। अगली इंपॉर्टेंट चीज इसमें हम बढ़ते हैं आगे। यहां पर जो शिवलिंग है वो शिवलिंग माना जाता है कि दुनिया का सबसे बड़ा शिवलिंग है, दुनिया का सबसे बड़ा शिवलिंग, दुनिया का सबसे बड़ा शिवलिंग जो है यहां पर आपको देखने के लिए मिलेगा। अब हम बात करते हैं शिवलिंग की लंबाई कितनी, 5.5 मीटर जो उसकी लंबाई है, और उसका व्यास है वो कितना है, 2.3 मीटर है। इज दैट क्लियर, ध्यान है, दुनिया का सबसे बड़ा शिवलिंग भी यहां पर देखने के लिए मिलेगा। कौन सी नदी के किनारे बसा है ये, बेतवा नदी के किनारे है ना। कौन सी नदी, बेतवा नदी, जिसे मध्य प्रदेश की गंगा कहते हैं, गंदगी के मामले में, लेके प्रदूषण के मामले में, है ना, प्रदूषण के मामले में इसको मध्य प्रदेश की गंगा कहा जाता है। और मालवा की गंगा शिप्रा, ठीक। इतनी चीजें क्लियर हुई होंगी अब आपको। तो विश्व का सबसे बड़ा शिवलिंग, और यहाँ पर एक जैन मंदिर भी है, जो आप यहाँ पर घूमने जाएंगे तो आपको दिखाई देगा। यहाँ पर एक जो है जैन मंदिर भी बना हुआ है, वहां पर भी आप यहाँ घूम सकते हैं। और एक और बात, इसी में बेतवा नदी पर थोड़ा सा आगे एक बांध, बढ़ते हैं इसमें आगे। तो जो बांध मैं आपको बताने जा रहा था बेतवा नदी पर, वो बांध उस बांध का अगर आप नाम की बात करेंगे तो बांध है साइक्लोपियन बांध। ध्यान रखिए कौन सा बांध है, साइक्लोपियन बांध, उसको आप लिख लीजिएगा। चलिए अब आगे बात करते हैं। अगला हमारा टॉपिक इसमें कौन सा होने वाला है, अगला जिस पर हम बात करेंगे वो है अमरकंटक, है ना। अगली बात हम किस पर करने वाले हैं, अमरकंटक के बारे में करने वाले हैं। अमरकंटक इज अ वेरी फेमस प्लेस इन मध्य प्रदेश, ठीक है। इट इज सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट, अगर आप पर्टिकुलर बात करेंगे अमरकंटक की, तो अमरकंटक कौन से डिस्ट्रिक्ट में आता है, अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट में, है ना। कौन से डिस्ट्रिक्ट में आता है, अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट में आता है, और पुष्प राजगढ़ तहसील में आता है, पुष्प राजगढ़ तहसील में ही आता है। इज दैट क्लियर। अनूपपुर जो है वो रिलीजियस, ठीक है, सॉरी अमरकंटक जो है रिलीजियस, कल्चरल, है ना, हिस्टोरिकल, आर्कियोलॉजिकल, इसका भी अपना इंपॉर्टेंस जो है कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा रहा है, ठीक। मतलब धार्मिक इंपॉर्टेंस, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और आर्कियोलॉजिकल, ठीक। अब हम यहां बात करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेस है हिंदू रिलीजन के लिए, साथ में जैन रिलीजन के लिए भी कुछ यहां पर चीजें जो है देखने के लिए आपको मिलेंगी। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पर जो है वो ये है कि अमरकंटक ऐसा प्लेस है जिस प्लेस से नर्मदा, ठीक है, सोन और जोहिला, इन तीनों नदियों का ओरिजिन होता है। इन तीनों रिवर्स का ओरिजिन यहां पर है, मतलब उद्गम यहां पर है। कहां पर, अमरकंटक में हमें देखने के लिए मिलेगा। और भी कुछ प्लेसेस है अमरकंटक में जो आपको ध्यान रखते हुए चलना है। पर आप देखिए मैंने पहले बताया था कि सतपुड़ा पर्वत रेंज में ही है, ये भी मतलब सतपुड़ा रेंज में है। और सतपुड़ा रेंज में कौन सा है, उसमें मेकल रेंज में है। कौन सी रेंज में, मेकल रेंज, मतलब मेकल पर्वत श्रृंखला में है। तो जो मेकल श्रेणी है उसमें ही आपको देखने के लिए मिलेगा। कौन, अमरकंटक मेकल श्रेणी का एक पार्ट पर्टिकुलर है। अब देखिए अमरकंटक सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इसकी ज्योग्राफी का एक यूनिक फीचर है। इसकी ज्योग्राफी है उसका एक कैसा फीचर है, यूनिक फीचर, मतलब अद्वितीय विशेषता। वो अद्वितीय विशेषता क्या है इसकी, हम वो देखते हैं। बेहद इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताने जा रहा हूं, ठीक। जब आप एमपी की ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो उसको पूरा मैप के थ्रू मैं बिल्कुल बताऊंगा आपको, पूरा मैपिंग के थ्रू समझाऊंगा वो सारी चीजें, कई सारी चीजें। लेकिन अब ये फैक्ट्स और ये जो कनेक्टिविटी है वो वहां सिर्फ मैं आपको इतना बता दूंगा कि आप टूरिज्म का पार्ट जो है पढ़ चुके हैं, क्योंकि ये भी कहेंगे ज्योग्राफी का ही पार्ट है। तो लेकिन मैं आपको सतपुड़ा रेंज पूरा पढ़ाऊंगा, विंध्याचल पूरा पढ़ाऊंगा, तो वहां आपको ये सारी चीजें कहेंगे वापस से थोड़ी से रिपीट होंगी, रेफरेंस देना पड़ेगा, क्योंकि पूरा सब्जेक्ट एक दूसरे से रिलेटेड तो कहीं नहीं होता ही है, तो आपको भी बिल्कुल रिलेट ही उसको करना है, ठीक है। तो आप देखिए, जब देखेंगे तो उसका यूनिक फीचर ये आएगा कि एक मीटिंग पॉइंट है यहां पर, मीटिंग पॉइंट ऑफ द विंध्या, ठीक है, चल रेंज
एंड सतपुरा रेंज। इज दैट क्लियर? इन दोनों पर्वतमालाओं का जो मिलन स्थल है वो यहां पर है, मतलब यहां पर ये दोनों पर्वतमालाएं मिलती हैं। ध्यान रखें, दोनों पर्वतमालाएं यहां पर एक जगह मिलती हैं। ठीक, वैसे तो पैरेलल है लेकिन यहां पर वो मिल जाती हैं। तो यूनिक प्लेस कहां पर है? अमरकंटक में है। इज दैट क्लियर? आगे बढ़ते हैं हम इसी में। अब यहां पर कौन कौन सी जगह इंपॉर्टेंट है, घूमने के लिए कौन कौन सी जगह इंपॉर्टेंट है, हम वो थोड़ा सा देख लेते हैं कि यहां पर कौन कौन सी जगह जो है काफी ज्यादा फेमस है। तो देखिए, माई की बगिया है ना, माई की बगिया यहां पर है। इसके अलावा यहां पर है आपने सुना होगा दुग्धधारा जलप्रपात, दुग्धधारा जो वाटरफॉल है वो, कपिलधारा वाटरफॉल, ये भी आपने सुना होगा। ठीक है, कपिलधारा जलप्रपात। इसके अलावा जलेश्वर महादेव मंदिर, कौन सा मंदिर? जलेश्वर महादेव मंदिर। इसके अलावा एक और यहां फेमस है शबरी माता मंदिर, ध्यान रहे कौन सा मंदिर? शबरी माता मंदिर। इसके अलावा यहां पर कार्तिकेय मंदिर है ना, कौन सा मंदिर? कार्तिकेय मंदिर। और इसके बाद यहां पर कबीर चबूतरा भी है, क्योंकि कबीर यहीं से रिलेटेड रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात, कबीर जो भक्तिकालीन माने गए हैं, भक्तिकालीन शाखा के जो कवि हैं कबीर हमारे, कबीर के बारे में पूरा पढ़ेंगे आगे, सेपरेट लेक्चर इसके बारे में भी लगेगा। क्यों? क्योंकि ये कहीं ना कहीं एमपीपीएससी मेंस में जो आपका 4th पेपर है उसमें इनके बारे में आपको थोड़ा पढ़ना रहेगा। ठीक, तो कहीं ना कहीं हम क्या बोलेंगे? अमरकंटक इज ए पिलग्रिम टाउन एंड अ नगर पंचायत एट इन अनूपपुर एमपी। द अमरकंटक रीजन इज ए यूनिक नेचुरल हेरिटेज एरिया। और नेचुरल हेरिटेज एरिया कौन सा है? एंड इज द मीटिंग पॉइंट, मतलब नेचुरल हेरिटेज एरिया तो है ही, और जो मीटिंग पॉइंट है वो भी यहाँ पर यूनिक फीचर मैंने बताया, मीटिंग पॉइंट ऑफ द विंध्या एंड सतपुड़ा रेंज। इज दैट क्लियर? कौन कौन से रिवर का उद्गम होता है वो मैं बता चुका हूं। तो हिंदी में सुन लीजिए, अमरकंटक जो है हमारा एक धार्मिक स्थल है। यह धार्मिक स्थल नगर पंचायत अनूपपुर में, जो एक नगर पंचायत की है, और अनूपपुर जिले की पुष्पराजगढ़ तहसील में स्थित है। यहाँ पर हेरिटेज नेचुरल प्लेसेस घूमने के लिए हैं, साथ में यहाँ पर जो है एक मीटिंग पॉइंट है, मिलन स्थल है किसका? सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वत मालाओं का। क्लियर है बात? एक और इंपॉर्टेंट बात, अनूपपुर को 2005 में जो है मध्य प्रदेश सरकार ने पवित्र नगर की संज्ञा दी है। ठीक है, और इसकी औसत ऊंचाई जो है लगभग ये मान के चलिए आप, इसकी जो औसत ऊंचाई है वो होगी 1065 मीटर के आसपास। अब थोड़ा सा इसमें कुछ चीजें और समझिए। जो अमरकंटक है, अमरकंटक में एक इंपॉर्टेंट आपने सुना होगा, अगर कभी सुना हो तो, अमरकंटक में आता है जिस तरीके से हमने पचमढ़ी में आपको पढ़ाया था, इसमें है तो अचानक मार, यहां पर होता है अचानक मार अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व, कभी सुना हो तो, अचानक मार अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व। मध्य प्रदेश में 3 बायोस्फीयर रिजर्व हैं, जिसमें से पचमढ़ी तो मैंने बताया आपको अभी। ठीक है, पचमढ़ी के अलावा पन्ना, और थर्ड कौन सा है? अचानक अमरकंटक। इज दैट क्लियर? तो ये कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो अचानक अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व 2 स्टेट में है, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, इन दोनों में आता है। अचानक अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व का जो क्षेत्र है वो 3 जिलों में पड़ता है, बिलासपुर, ठीक है, अनूपपुर और डिंडोरी। इन तीनों जिलों में डिंडोरी और अनूपपुर ये दोनों मध्य प्रदेश में है, बिलासपुर छत्तीसगढ़ में है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात ये भी है कि इसका जो अधिकांशतः भाग है 68.1% पार्ट छत्तीसगढ़ मतलब बिलासपुर जिले में आता है। क्लियर है बात? और अनूपपुर जो जिला है इसमें इसका लगभग पड़ता है 16.20% भाग, और डिंडोरी जिले में पड़ता है 15.70% भाग। तो कुल मिला के इन 3 जिलों में इसका पोर्शन जो है आता है। अचानक अमरकंटक जो है, अचानक मार अमरकंटक जो बायोस्फीयर रिजर्व है उसको 2005 में जो है बायोस्फीयर रिजर्व बनाया गया था। बायोस्फीयर रिजर्व कब बनाया गया है साथियों? 2005 में इसको बायोस्फीयर रिजर्व बनाया गया है। ये कुछ फैक्ट्स इसके बारे में थे जो थोड़े इंपॉर्टेंट हैं और जो आपको याद रखना है वो मैंने आपको यहां पर बताया है। इज दैट क्लियर? और इसको टाइगर रिजर्व भी बना दिया गया है। तो टाइगर रिजर्व इसको बनाया है 2009 में, क्योंकि यहां पर जो अचानक मार और अमरकंटक, तो जो अचानक मार सेंचुरी है, अचानक मार यहां पर क्या है? अचानक मार जो है अभ्यारण्य है, मतलब सेंचुरी है। इस अचानक मार अभ्यारण्य को कहीं 2009 में हम मतलब जो पूरा बायोस्फीयर रिजर्व इस क्षेत्र को घोषित कर दिया गया, मतलब सॉरी 2009 में बायोस्फीयर रिजर्व नहीं, टाइगर रिजर्व जो है इस क्षेत्र को घोषित कर दिया गया था। तो मेरे ख्याल से इतनी चीजें इसमें आपको क्लियर हो गई ही होंगी, इतना फैक्ट्स आपको समझ में आए होंगे। अगला हमारा टॉपिक एंड लास्ट टॉपिक आज का वो हमारा होने वाला है भेड़ाघाट। ज्यादा फैक्ट्स नहीं है इसमें, बहुत कम फैक्ट्स हैं भेड़ाघाट में, तो आपको ज्यादा चीजें उसमें ध्यान रखने की जरूरत भी नहीं है। बट सुनिए, भेड़ाघाट कौन सी नदी? नर्मदा नदी। सबसे पहली बात तो ये, जिला कौन सा है? जबलपुर। ठीक है, ये भी एक टाउन है, जबलपुर है। अब सबसे बड़ी बात यह है
कि जो भेड़ाघाट है यहाँ पर कौन कौन से स्थल घूमने के लिए इंपॉर्टेंट है। पहली बात है कि ज्योग्राफी की खासियत है कि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर व्हाइट मार्बल है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाइट मार्बल रॉक्स, मतलब मार्बल रॉक्स यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेंगी, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात, यहां पर धुआंधार जलप्रपात है, वेरी फेमस धुआंधार जलप्रपात। कहां पर मिलेगा आपको, भेड़ाघाट में मिलेगा, है ना। धुआंधार जलप्रपात के साथ साथ यहां पर 64 योगिनी मंदिर है, बहुत फेमस मंदिर है ये भी, 64 योगिनी मंदिर। और 64 योगिनी मंदिर ऐसा कहा जाता है कि ये जो मंदिर है 64 योगिनी मंदिर, ये मंदिर कलचुरी राजाओं ने बनवाया था। कौन से राजाओं ने, कलचुरी राजाओं ने इस मंदिर का निर्माण कराया था। और एक और इंपॉर्टेंट बात यहां पर तिलवारा घाट, जबलपुर या भेड़ाघाट कुछ भी दे देगा आपको, तिलवारा घाट, जहां पर महात्मा गांधी की अस्थियां विसर्जित की गई थी। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। कौन से घाट पर, तिलवारा घाट पर, ठीक है, ये वही तिलवारा घाट है। और यहां पर इसीलिए गांधी स्मारक भी आपको देखने के लिए मिलेगा। कौन सा स्मारक पड़ेगा यहां पर, गांधी स्मारक। इसके अलावा कुछ और चीजें मैं इसमें आपको बता दूं, एक बहुत कुछ इंटरेस्टिंग बातें हैं मार्बल रॉक्स और इनके सबके साथ साथ जो भेड़ाघाट है उसको मूवीज की शूटिंग के लिए भी जाना जाता है। यहाँ पर जिस देश में गंगा जो सॉन्ग है 1961 वाले की बात कर रहा हूं मैं, जिसमें मेरे ख्याल से राज कपूर और पद्मिनी जी हैं, उस सॉन्ग की शूटिंग यहाँ पर हुई है। आपने 2016 में एक मूवी देखी है मोहन सदारो, उस मूवी में जो स्टार्टिंग का सीन है वो भी यहीं पर फिल्माया गया है, ठीक है, तो यह उसके लिए फेमस है। और एक आपने सॉन्ग सुना होगा रात का नशा भी, अशोका मूवी का, वो भी यहाँ पर जो है इसी जगह फिल्माया गया है। तो ये कुछ मेन फैक्ट्स थे किसके बारे में, भेड़ाघाट के बारे में, वो ही मैंने आपको बताया है। और एक और हाँ अंतिम बात कि भेड़ाघाट जो है भृगु ऋषि से रिलेटेड है। जो भृगु ऋषि है उनका ही कहीं ना कहीं कर्मस्थली माना गया है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा है, भेड़ाघाट पड़ा है ना। इसलिए इसका नाम कौन सा घाट पड़ा है, भेड़ाघाट पड़ा है। इज दैट क्लियर। तो आई होप आपको अब जितनी चीजें मैंने कराई हैं उतनी सारी की सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी। आज के टॉपिक्स आपको अच्छे से क्लियर हुए होंगे, क्योंकि आज के टॉपिक्स में मैंने ऑब्जेक्टिव के साथ साथ मेंस की भी जिन टॉपिक्स में अप्रोच रखना चाहिए वहां पर अप्रोच रखी हुई है ना। ज्योग्राफी से रिलेटेड काफी ज्यादा टॉपिक्स आज के थे और सीरीज ज्योग्राफी से रिलेटेड चल रही है, तो बिल्कुल जब मैं ज्योग्राफी कराऊंगा तो जो और भी कुछ चीजें जो डाउट्स आपके होंगे इसके, वो भी क्लियर होते हुए चलेंगे, है ना। तो ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। आई होप आप लेक्चर्स को अच्छे तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे, प्रॉपर नोट्स बनाते चलिए, ठीक है, हैप्पी रहिए, हेल्दी रहिए, प्रॉपर डाइट का ध्यान रखिए, एक्सरसाइज करते रहिए और घर से बाहर जाते समय प्रॉपर मास्क सैनिटाइजर का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि ये जो समय है यही समय हमारे लिए बहुत ज्यादा जो है खतरनाक समय भी चल रहा है। इसलिए अपना भी ध्यान रख लें, अपने परिवार का भी ध्यान रखें और एक सुरक्षा के साथ घर में रहकर अच्छे से अपने आप को फिट रखते हुए, मेंटली फिजिकल दोनों तरीके से फिट रखते हुए अपनी स्टडीज पर ध्यान दें, निरंतर पढ़ते रहें, एक दिन आपको सफलता जरूर मिलेगी। जय हिंद, थैंक यू सो मच।